हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर जो आप अपनी अनअकैडमी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे मई से 11 मई से आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएससी सीएसई 2020-21 के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में भी स्टार्ट होने वाला है। प्लस आपके लिए अगर जो आप हिंदी से सिर्फ हिंदी से आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हिंदी जीएस बैच कोर्स भी बनाया गया है और आपके लिए जो है इंग्लिश जीएस बैच कोर्स भी बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है ये 11 मई से स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे आपको जो है पूरा जो आपका सिलेबस है वह पूरा कवर कराया जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए जो है प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है टेस्ट सीरीज भी बनाई गए हैं, उनका विश्लेषण भी आपको कराया जाएगा। और यहाँ पे जो पूरे लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ आपके यूपीएससी के लिए ही पूरे डेडिकेटेड होंगे। और यहाँ पे जो है आपको इंटरव्यू की तैयारी भी जो है कहीं और से नहीं करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे ही इंटरव्यू की टिप्स मिल जाएंगी। तो आप ऐसे समझो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और ये अगर जो मैं इस कोर्स की बात करूं तो फाइनली यहाँ पे अगर जो आप जो है 24 मंथ के लिए यानी कि 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये 75% ऑफ पड़ रहा है। 75% ऑफ, ठीक है। और आप अगर जो यहाँ पे ले रहे हैं 1 साल के लिए तो आपको ये पड़ने वाला है 40,000 का। बट यहाँ पे 40,000 रुपए आपको नहीं देने हैं अगर जो आप यहाँ पे हमारा कोड यूज कर रहे हैं स्टडी आईएएस, क्योंकि स्टडी आईएएस सिर्फ आपके लिए है। तो स्टडी आईएएस यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया है कि अगर जो आप कोड को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे जो है पूरा आपका जो भी टोटल बनेगा जाके वह बनेगा जाके 43,200 रुपए का। तो आप जो है इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और अगर जो आप 1 साल का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 40,000 नहीं देने हैं, तो आपको यहाँ पे देने हैं सिर्फ 36,000 अगर जो आप कोड यहाँ पे यूज करते हैं हमारा स्टडी आईएएस। तो आप बिल्कुल सही आप जगह पे पहुंच चुके हो, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए पूरा डेडिकेट हो चुका है। यहाँ पे हिंदी से भी बच्चे निकलेंगे और इंग्लिश से भी बच्चे निकलेंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और जो भी आपको यहाँ पे लिंक दिए जा रहे हैं तो वह आप जो है डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जहां तक अगर हम लोगों ने कल बात कर ली थी तो वह हम लोगों ने ये बात की थी कि कैसे जो है सारी चीजों को देखा जाए। हम लोगों ने देखा मौर्य काल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता क्या है कि मौर्य काल और मौर्योत्तर काल जब हम लोगों ने देखा तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आपको जो चीजें बताई थी वह क्या चीजें थी कि इसी टाइम पे जो है सिकंदर वगैरह का आक्रमण भी होता है। जब नंद वंश चल रहा था तब जो है सिकंदर का आक्रमण भी होता है ना। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पे पूरा जानेंगे विदेशी आक्रमण, मौर्य युग के पूर्व विदेशी आक्रमण जो भी हुए हैं उनके बारे में आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप कहीं भी मत जाइएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए वीडियो। देखिए, अगर जो आप स्टडी आईएएस कोड यूज करते हैं तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि स्टडी आईएएस कोड को आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और कोड यूज करने से पहले अगर जो आप हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमें मेल करके भी अपना संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज अगर जो आप कोड यूज करने जा रहे हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट जरूर कर लें। उसके बाद आप अगर जो कोड अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होने वाला है। बट आप ऐसे ही कोड अगर जो अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको जो है 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। देखिए, अब अगर जो बात करें तो यहाँ पे मौर्य युग के पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुए हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो, विदेशों से जो आक्रमण है वह हम लोगों से शुरुआत से होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शुरुआती तौर से हम लोगों के लिए आक्रमण होते आ रहे हैं। बट जो हमारा भारत था वह एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, बहुत ही शक्तिशाली देश था। तो यहाँ पे क्या था कि जो भी आक्रमण करता था तो वह कई बार तो घबराता था कि क्या यार यहाँ पे आक्रमण करना हमारे लिए उचित है, ठीक है। क्योंकि जो अशोक वगैरह के टाइम पे हुए तो वहां ऐसा नहीं है कि पहले तो वो गृह युद्ध में ही फंसे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो अपने राज्यों का विस्तार किया उनके काल में भी कुछ युद्ध हुए, ठीक है। विदेशी वगैरह इतने ज्यादा नहीं है बट कुछ विदेशी आए थे, ठीक है। तो क्योंकि देखो, जो राज्य से अदर था, क्योंकि पहले जो है भारत एक नहीं था, भारत में भी कई राज्य बटे हुए थे, तो उनके लिए तो वह विदेशी थे। बट होता क्या है कि यहां से फिर उसके बाद जो मौर्य युग जब हमारा स्टार्ट होता है तो उससे पूर्व कई और जो है विदेशी आक्रमण यहाँ पे करने आ जाते हैं। अगर जो यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप के 2 प्रमुख विदेशी आक्रमण जो है हुए हैं वह 518 ईसा पूर्व में ईरानी आक्रमण और 326 ईसा पूर्व में मकदूनियाई आक्रमण हुआ था, ठीक है। इन 2 आक्रमणों ने जो है इंडो ईरानी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। जब देखो,
आप ऐसे समझो कि जब भी कोई यहाँ पे अगर जो विदेशी आक्रमण करेगा तो अपने साथ कोई ना कोई संस्कृति लेके आएगा या कोई ना कोई यहाँ पे आपके लिए जो है द्वार खोल के जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है यहाँ से भी लाभ हो रहा है और वह जो अपने प्रजा के लिए लेके जाएगा उसको भी तो लाभ देगा आके। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो हमारे ये इंडो ईरानी वगैरह आए तो उन्होंने क्या किया कि व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। फिर अगर जो बात करें तो ईरानी लेखकों ने जो है खरोष्ठी लिपि की शुरुआत की, जिसे बाद में अशोक के कुछ लेखों में प्रयोग किया गया। तो होता क्या है कि ईरानी लेखकों ने जो है यहाँ पे एक खरोष्ठी लिपि दी, जिसकी शुरुआत जो है उसके बाद में अशोक के कुछ शिलालेखों में भी प्रयोग किया गया। हालांकि जो यहाँ पे जब ईरान के लोग आए तो उन्होंने जो है भारत को एक नई चीज दी, जो दी थी ईरान वाले लोगों ने, और उसका नाम दिया खरोष्ठी लिपि। तो एक खरोष्ठी लिपि भाषा देकर गए, तो उसका जो प्रयोग है अशोक के शिलालेखों में भी आपको मिल जाएगा। इस लिपि में जो है अरबी की तरह दाएं से बाएं की तरफ ही लिखा जाता था। जो अरबी की यहाँ पे लिपि होती है तो वहां जो है दाएं से बाएं लिखा जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे जो है खरोष्ठी लिपि में भी उसका प्रयोग किया जाता था। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 16 महाजनपद थे, ठीक है। कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशला, मल, काशी, मगधा, वज्र, अंग, वश, चेदी, सूरसेन, मत्स्य, अवंती और अस्सक, ठीक है। तो इन सारे महाजनपदों में जो है हमारा एक मगध उत्कर्ष हुआ, ठीक है। यहाँ से सारे जो ज्यादातर आक्रमण हुए वो इधरी साइड से हुए जाके, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख रहे हो अरब सागर वगैरह था, तो इनको पार करना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सारी चीजें बंगाल की खाड़ी में लगी, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ था। इधर तो मान लो पहाड़ी थे, ये पूरा पहाड़ी इलाका था, बट जो यहाँ का जो ये इलाका था, यह जो पूरा इलाका था, यहाँ से आक्रमण करना इन लोगों के लिए जो है थोड़ा सरल था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप अफगानिस्तान से इंटर कर रहे हो या पाकिस्तान से इंटर कर रहे हो, तो सीरिया यहाँ कहाँ पे पहुंच रहे हो, जम्मू कश्मीर या पंजाब वगैरह की तरफ पहुंच रहे हो, ठीक है। कुछ ही नदियां आपको पार करनी पड़ रही है, सिंधु नदी को आप ज्यादा से थोड़ा पार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे ध्यान रखते हुए ये आक्रमण करते थे। फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला आक्रमण हुआ वह हुआ ईरानी एवं यूनानी आक्रमण। यहाँ पे जो है ईरानी फारसी आक्रमण भी इसको बोला जाता है, और यह जो आक्रमण हुआ वह 518 ईसा पूर्व में जो है ईरानी आक्रमण के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे जो ईरानी और यूनानी आक्रमण हुआ वह 518 ईसा पूर्व में हुआ था हमारे पास। फिर अगर जो बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में जो है धीरे धीरे छोटे गणराज्यों और रियासतों का विलय मगध साम्राज्य के साथ कर दिया गया। तो होता क्या है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत था, ठीक है, जो आप इस साइड में देखो, यहाँ पे जो हमारा ये पूरा भारत है, ये जो पूर्व का भारत है, 1 मिनट मैं यहाँ पे अपना चेंज कर लूँ, हाँ, तो ये जो पूरा पूर्व का भारत है, तो यहाँ पे इसने क्या किया भाई, मगध ने कौशला को भी ले लिया, पंचाल को भी ले लिया, सूरसेन को भी जीत लिया, वत्स को भी जीत लिया, चेदी को भी जीत लिया, वज्र को भी, अंग को भी जीत लिया। तो यहाँ पे अब जो भी चीजें हैं, जो छोटी छोटी रियासतें हैं, उनको कहाँ पे मिला दिया गया, उनको मगध में मिला दिया गया। क्यों? क्योंकि मगध जो है वह शक्तिशाली बन गया था, इनसे कोई लड़ना नहीं चाह रहा था। तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या किया कि भाई के लिए जो है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी आक्रमण की क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कोई भी मजबूत साम्राज्य नहीं था। अब आप देखो यहाँ पे जो है भाई, यहाँ पे तो मगध हो गया, बट यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम है तो भाई कंबोज यहाँ से मान लो मिल गया और गांधार मिल गया, तो यहाँ पे तो कौन लोग बचे भाई, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा ना। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए यहाँ पे इन्होंने जो है एक कारण बन गया कि भाई यहाँ से भी हम लोग जो है युद्ध कर सकते हैं। फिर अगर बात करें तो एक जो है यह क्षेत्र जो है धनवान भी था, और इसमें हिंदू के माध्यम से आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। तो यह जो पूरा क्षेत्र था हमारा, ठीक है, जो इस आसपास का क्षेत्र था, तो यह जो है ज्यादातर धनवान भी था। तो इस क्योंकि देखो मगध जो है यहाँ से धनवान तो था ही, मगध जो पूरा यह पूरा इलाका ही धनवान था, पूरा मतलब कि आप समझो हमारा देश ही धनवान था, क्योंकि भाई सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह शुरुआत से ही सोने की चिड़िया बनता चला आ रहा था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान देते रहना आप। राज्यों में जो है परस्पर जो है यहाँ पे समन्वय नहीं था, संघर्ष चलता रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लो मगध जो है वो इस पे आक्रमण कर रहा है, कहीं मत्स्य जो है कुरु पे आक्रमण कर रहा है, कुरु कहीं पांचाल पे आक्रमण कर रहा है, कौशल कहीं काशी पे आक्रमण कर रहा है। तो यानी कि भारत में जो है एक एकता नहीं थी, मतलब कि अन्य देशों की भांति जो है एकता तो थी, बट यहाँ पे लोग क्या करते थे कि भाई यह राज्य मुझे मिल जाए, यह राज्य मुझे मिल जाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या इसका भी फायदा उन्होंने उठाया कि भाई किसी एक को, मान लीजिए आप यहाँ से इंटर करते हो, गांधार को मिला लो, फिर कुरु को मिला लो, फिर सूरसेन को मिला लो, फिर सारे लोग मिलकर जो है एक पूरा तोड़ देंगे। तो इस चीज का भी इन लोगों को ध्यान देना पड़ा। जिस समय भारत में मगध के सम्राट अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे, उसी समय ईरान के हकमनी शासक भी जो है अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। तो जहाँ पे जो हकमनी शासक थे, तो वहां पे जो है ईरान में जो है अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, और यहाँ भारत में जो राज्य विस्तार कर रहे थे वह मगध के लोग यहाँ पे अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। फिर होता क्या है कि भाई आर्मेनियन जो है शासक जो है डारियस प्रथम ने जो है 518 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर आक्रमण किया,
और राजनीतिक एकता के अभाव का लाभ लेते हुए पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तो होता है कि भाई यहाँ पे जो है जब वह अपना राज्य विस्तार कर रहा है तो सारे चीजों को वह जीतता हुआ आ रहा है, उसके बाद होता क्या है कि भाई यहाँ पे जो है वह आक्रमण कर देता है पंजाब की तरफ से। तो पंजाब आप देख रहे हो, यह जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा पंजाब का क्षेत्र है, तो यहाँ से जो है घुस रहा है, यहाँ से पंजाब की तरफ आ रहा है। तो ठीक है, व्यास नदी वगैरह इसी के आसपास पड़ती है। यहां से जब उसने आक्रमण किया तो यहाँ पे देखो क्या पड़ रहा है, कुरु पड़ रहा है, हमारा सुरसेन पड़ रहा है और मत्स्य पड़ रहा है। ठीक है, तो मगध तो दूरी पे है ना, तो मगध मान लो अगर जो आक्रमण करेगा भी, मान लो इनसे ही उसने संधि कर ली तो इनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। भाई क्या पता वह कितनी सेना लेकर के आ रहा था, तो इन सारी चीजों का भी पहले हम लोगों को ध्यान देना पड़ता था। मान लो अभी यहाँ से कोई इंटर कर रहा है तो हम लोगों को डायरेक्ट पता चल रहा है, ठीक है, ये पूरा इंटर कर रहा है, ठीक है, बट उस टाइम पे क्या होता था कि भाई आप यहाँ पे इंटर कर रहे हो तो इन लोगों को नहीं पता चलता था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इन सारी चीजों का भी जो है उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था। फिर अगर जो बात करें तो इस चीज का जो है उसने लाभ उठाया और पंजाब की तरफ से इसने आक्रमण कर दिया। फिर अगर जो बात करें तो जो है आर्कमेनियन शासक यहाँ पे डारियस प्रथम, ठीक है, तो यह था। ईरान के शासकों ने पश्चिम सीमा पर व्याप्त फूट का लाभ उठाया एवं भारत पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पे होता कि जो पश्चिमी सीमा पर जो है इन लोगों के लिए फूट पड़ी हुई थी, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले फूट डाली कि भाई भारत के लोगों में ही यहाँ पे इन्होंने फूट डाल दी कि भाई भारत के आपका जो सम्राट है वो ऐसा है वैसा है, आप मुझसे संधि कर लो कि हम आपको वो राज्य दिलवा देंगे, आप उस पर शासन करना, हम चले जाएंगे, इतना धन दे देना आप, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को बहकाया गया, तो लोग उस टाइम पे बहक भी गए। क्यों? क्योंकि उनका कोई और साथ दे नहीं रहा था। मगध यहाँ पे पूरा उत्कर्ष पे था, चरमोत्कर्ष पे था, तो उसको हराने के लिए भी लोगों में जो है द्वेष भावना भरी हुई थी। सपोज डैट आप ऐसे समझो, देखो मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अभी के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट जान रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को अभी हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे मैंने इसके लिए आपके लिए पूरा फुल डेडिकेटेड यहाँ पे वीडियो बना रखा है। ठीक है, अभी के लिए क्या है कि क्योंकि अब इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जानना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए छोटा वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर होता क्या है कि भाई यहाँ पे जब आप इन सारे लोगों को बहका रहे हो तो लोग बहक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है उस पर विजय भी प्राप्त करनी थी। ईरानी आक्रमण के बारे में हमें जो है हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता कहा जाता है, आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया कि हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। स्ट्रैबो तथा एरियन से सूचना प्राप्त होती है। इनके अलावा जो है हकमानी शासक, यहाँ पे इकमानी लिखा है, यहाँ पे आप हा कर लेना। ठीक है, तो ये जो है हकमानी शासकों के लेखकों से भी हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त होती है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जो है लेखकों की कमी तो थी नहीं कि भाई यहाँ पे जो है कोई लिखता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे पत्रकार तो हुआ नहीं करते थे कि भाई मान लो जैसे भी आक्रमण करने गए तो न्यूज चला दी या मान लो अखबार में छाप दिया। तो वहां पे उस टाइम पे क्या था कि भाई अपने राजा को जो है बढ़ाने के लिए, अपने राजा को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पे लोग क्या करते थे कि एक अपना बुक लिख दिया करते थे, या मान लो आप ताम्रपत्र पे जो है अपना लिख दिया करते थे। ठीक है, तो होता क्या कि भारत पर आक्रमण ईरानी शासक जो है दारिव्यू प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम या दारा प्रथम भी कहते हैं, 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में घुस आया एवं उसने पंजाब सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्र और सिंध को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो उसने क्या किया कि जब पंजाब में उसने आक्रमण किया तो सिंध नदी को जो है पश्चिमी क्षेत्र और सिंध को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया था। इस क्षेत्र का उसने फारस का 20वां प्रांत व छत्रपी बनाया। फारस साम्राज्य में कुल 28 छत्रपी थे। तो उस टाइम पे क्या था कि यहाँ पे जो है जितने भी वो राज्य जीतते हुए आ रहा था, जितने भी देश को वो जीतते हुए आ रहा था, वह एक ना एक फारस का प्रांत बना देता था। जो अपना भारत यहाँ पे प्रांत बना के फारस का, वह बना के 20वां प्रांत। तो यहाँ पे फारस में जो है टोटल अब कितने साम्राज्य हो गए थे? 28 यहाँ पे छत्रपी हो गए थे। उस टाइम पे छत्रपी बोला जाता था। इस क्षेत्र में जो है लगभग 360 टैलेंट सोना भेंट में मिलता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों में मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। ईरानी शासकों ने भारतीय प्रजा को सेना में भी भर्ती किया। होता क्या है कि भाई यहाँ से जब आप इस राज्य को जीत ले गए, आप इन सारे राज्य को जीत ले गए, तो होता क्या है कि भाई यहाँ से इन लोगों को सोना दिया जाता था, यहाँ पे इन लोगों को सोना भरवाया जाता था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे अब इन लोगों का कोई विद्रोह नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि भाई आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दे रहे हो। तो 360 टन सोना यहाँ पे इन लोगों को डेली भिजवाया जाता था। ठीक है, डेली नहीं, मतलब कि आप जो है महीने महीने मान सकते हो, बिकॉज इसका कोई यहाँ पे नहीं लिखा है, हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 360 टैलेंट ही सोना यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि भाई भारतीय जो प्रजा थी उसको भी सेना में सम्मिलित कर लिया, अपनी सेना को और इन्होंने मजबूत कर लिया। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे ईरानी आक्रमण के प्रभाव हम लोगों के सामने क्या पड़े। देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी आक्रमण होता है, कोई भी अपने भारत देश में आता है, तो वह कुछ ना कुछ संस्कृति लेके आया है, कुछ ना कुछ संस्कृति लेके जाएगा। वह कुछ ना कुछ लेके आएगा या कुछ ना कुछ आपको
आपसे लेके जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखना। तो होता है कि भाई यहाँ पे भारत और ईरान का जो संपर्क है वो 200 सालों तक बना रहा। यहाँ पे भारत और ईरान का जो है संपर्क 200 सालों तक बना रहा। ईरानी लेखक भारत में लिपि का एक खास रूप जो खरोष्ठी लिपि अरमाइक लेकर आए, जिससे बाद में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। यह लिपि जो है दाई से बाई लिखी जाती थी। ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। अब भारतीयों की वस्तुएं सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुंचने लगी थी। यानी कि आप जो है समझो, जो भारत एक था वह अपने जो है व्यापार को और थोड़ा बढ़ाने लगा, उसको जो है और डेवलप करने लगा। तो यहाँ पे होता क्या है भाई, यहाँ पे मिस्र और यूनान तक भी उनकी जो है वस्तुएं पहुंचने लगी। भारतीय कला पर भी ईरानियों के आक्रमण का प्रभाव पड़ा, विशेषकर मौर्य काल पर इसका जो है आक्रमण का प्रभाव पड़ा। अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटी के आकार के शीर्ष कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो घंटी के जो आकार है वे विशेषकर जो है ईरानी के प्रतिरूपों पर ही आधारित था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर होता है सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, एक ऐसा शासक जिसने यह ठाना कि हम जो है विश्व विजय करेंगे। ठीक है, एक ऐसा शासक जिसने यह ठाना कि हम जो है विश्व विजय करेंगे। तो होता क्या है कि 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर। जो है वह 20 साल का ही होता है सिर्फ, और अपने पिता की जगह ले लेता है। ठीक है, मैसेडोनिया के सिंहासन पर आसीन हो जाता है। उसका सपना जो है विश्व विजेता बनने का होता है, और 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण कर देता है। उसने जो है जब भारत पे आक्रमण किया तो उसको लोगों ने बहुत समझाया कि भारत एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है, उस पर आप आक्रमण ना करो तभी सही है, क्योंकि आप उस पर आक्रमण करोगे तो आप अपनी शक्तियों को ही नाश करोगे। बहुत समझाया गया, बट होता क्या है कि भाई वह तो विश्व विजेता बनना चाह रहा था, वह पूरे विश्व को जीतना चाह रहा था। तो उसने क्या किया कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया, और उससे पहले उसने कई क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसलिए उसका मनोबल भी डाउन नहीं था कि भाई मैं हार चुका हूं या मैं कहीं से हारा हुआ हूं तो भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे होता गया कि आम्भी नाम का वहां पे उनको राजा मिलता है जो तक्षशिला का शासक होता था, और अभिसार ने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पंजाब के शासक ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो होता क्या है कि जब ये यहाँ पे इंटर कर रहा होता है, ठीक है, तो इसी के आसपास जो है आम्भी जो है राज्य कर रहा होता है। तो आम्भी जो है जब भाई यहाँ पे इतनी उसकी सेना देखता है, इतना सारा चीजें देखता है और उसका नाम सुनता है, तो वह क्या करता है कि भाई इनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। बट यहाँ पे पंजाब में जब वो चल के आता है तो पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे पोरस का अधिकार था। तो पोरस क्या करता है कि भाई देखो, मैं अपने भारत के लिए अपनी जान दे दूंगा, बट मैं जो है भारत के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा, मर जाऊंगा, वह मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपके लिए जो है लड़ाई बढ़ाई कर लूंगा, बट अपने भारत को यहाँ पे नहीं करने दूंगा। तो ऐसा वह मना कर देता है। तो फिर होता क्या है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है भारत का पश्चिमोत्तर भाग राजनीतिक रूप से विसंखल था, और यह क्षेत्र अनेक स्वतंत्र राजतंत्रों और कबीलाई गणतंत्रों में बटा हुआ था। आप देख रहे होंगे कि जो इस साइड का पूरा क्षेत्र है पश्चिम का, तो होता क्या यहाँ पे जो है कई जातियां रहती थी, कई गणराज्य बने हुए थे। ठीक है, तो ये लोग करते क्या है कि भाई यहाँ पे अपना अपना राज्य बसा लेते हैं, अपना अपना शासन चलाने लगते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि मगध यहाँ पे जो है धीरे धीरे विस्तार तो करेगा, एकदम से तो विस्तार कर नहीं लेगा। भाई चंद्रगुप्त गुप्त के आते आते यहाँ पे जो है इसने पूरा जो है विस्तार कर लेता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो अशोक मौर्य ये पूरे यहाँ पे भारत पे जो है अपना शासन काल कर लेता है। तो अशोक के टाइम पे तो इसने यहाँ पे अपना वो किया नहीं, इसने क्या किया, इसने किया था भाई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल आने वाला था 323 ईसा पूर्व में, उससे पहले जो है नंद वंश का यहाँ पे शासन था, धनानंद, तो उसको जो है यहाँ पे उस टाइम पे इसके लिए जो है आक्रमण हुआ था। ठीक है, फिर अगर जो डिस्कस करें हम लोग तो राज्यों में पारस्परिक जो है फूट भी थी। इस क्षेत्र के जो प्रमुख राज्य बात करें तो पश्चिमी व पूर्वी गांधार था, अभिसार था, पुरु था,
और यहाँ पे ग्लोगनिकाय था, कट था, सोबती था, सिवी था, क्षुद्रक था, मालव, अम्बष्ट, मद्र आदि। आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ ही नाम याद रख लो, जैसे मद्र हो गया, अम्बष्ट हो गया, और ये पश्चिमी व पूर्वी गांधार हो गया, अभिसार हो गया, पुरु हो गया। बस इतने आप अगर जो नाम याद कर लोगे तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासक था। जैसा मैंने आपको बताया कि नंद वंश का जो शासन था उस टाइम पे वहां पे धनानंद जो है शासन कर रहा था। आखिरकार उसकी यहाँ पे भेंट उससे नहीं होती है, बट देखो यहाँ पे जो है वह, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा सारी चीजें। यहाँ पे आप इतना समझो कि जो सिकंदर का जब आक्रमण होता है तो मगध में जो है वह नंद वंश का शासन था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको नंद वंश के बारे में सारी चीजें बताई। धनानंद सबसे विलासी राजा, भाई वह विलास में ही पड़ा रहता था, उसको जो है अपने दासियों से ही नहीं छुटकारा मिलता था, वह धन धान्य में खोया रहता था, तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। सिकंदर को अपने भारतीय अभियान में यहाँ के क्षेत्र राज्यों में भी सहयोग प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र के दो प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा थे, पहला जो अम्बित जो तक्षशिला का राजा था, और दूसरा पौरस या पुर, जिसका राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिर होता क्या भाई, सिकंदर ने जब तक्षशिला के आम्बी को युद्ध में परास्त कर दिया तब उसका जो है उसके बाद जो है उसका सहयोग प्राप्त होने लगा। जब आम्बी को उसने जो है परास्त नहीं किया, उसने जो है सबसे, आम्बी ने जो है देखते ही उसके पास जो है मतलब कि सिकंदर से जो है क्षमा मांग ली, बट उसको भाई परास्त कहने तो कहोगे आप, और क्या कह दोगे। फिर उसके बाद जो है कालांतर में क्या करता है कि भाई आम्बी जो है अपने देश की सारी मतलब कि जड़ों को बता देता है कि भाई यहाँ से आप आक्रमण करो, यह इतना यहाँ तक फैला हुआ है, यह राज्य इतना फैला हुआ है। क्योंकि अब सिकंदर को जो इतना नहीं मालूम था, वह क्या करता भाई, उसने वहां पे अपना जो है शासन स्थापित करने आया था, वह उसको तो बाद में पता चलता, बट यहाँ पे जो राजा पहले से ही यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उनके लिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी बताना उसको, तो इसने बता दिया। फिर राजा पोरस ने जो है सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया। जो वहां का राजा पोरस था, आसपास के जो झेलम और चिनाब नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, तो वहां का जो राजा था वह पोरस था। तो जब सिकंदर ने उसके लिए पास आक्रमण किया तो वह उसका विरोध करने लगा। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। होता क्या है कि देखो यहाँ पे जो सिकंदर था वह बहुत थक चुका था, क्योंकि इतना सारा मरुस्थल वगैरह पार करके आना, फिर सिंधु नदी को पार करना, फिर हर एक युद्ध को यहाँ पे जीतते हुए आना, या मान लो अपनी सेना को यहाँ पे कमजोर होते हुए देखना, तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहाँ पे जो है प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाती है। तो लोग जो है मतलब कि रात ही में यहाँ पे आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कारण जो है थोड़ी मतलब कि उसकी सेना, लोग बोलते हैं यहाँ पे दब जाती है। बट जो पोरस होता है, क्योंकि उसकी सेना यहाँ पे थोड़ी थी, सिकंदर की सेना ज्यादा थी, तो उसको आखिरकार जो है वो बंदी बना लिया जाता है। तो जब वो बंदी बन जाता है तो सिकंदर जो है पोरस से पूछता है कि भाई अब आप बताओ हम आपके साथ क्या सैल्यूट करें, मतलब कि हम आपके साथ यहाँ पे क्या आपकी सहायता करें, या मान लो आपके साथ हम कैसा भाव प्रकट करें, सहायता नहीं, यहाँ पे भाव प्रकट होगा, तो हम आपके साथ कैसा भाव प्रकट करें। तो जो पोरस होता है वह कहता है कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, जैसा व्यवहार एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, वैसा व्यवहार मेरे साथ करो। तो इस बात को सुनकर जो है वो बहुत प्रसन्न होता है और आखिरकार उसको जो है उसका राज्य लौटा देता है और वह जो है भारत से वापस चला जाता है। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर लड़े गए इस युद्ध को विस्तरता या हाइडे स्पीच का युद्ध नाम दिया जाता है। तो जो सर्वप्रथम अपने भारत का युद्ध माना जाता है वह माना जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाइडे स्पीच का युद्ध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो है सबसे पहला युद्ध माना जाता है। व्यास के पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर का विजय अभियान रुक गया तथा वह यूनान वापस लौटने की तैयारी करने लगा। ठीक है, सिकंदर ने जो है यहाँ पे ग्लोगनिकाय तथा कट जातियों से भी युद्ध किया तथा उसकी सेना विजय रही, क्योंकि अब आप समझो हर एक जगह से वो विजय होते हुए आ रहा है, तो इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को तो वो हरा ही देगा। वापस लौटते समय रास्ते में जो है 323 ईसा पूर्व में जो है उसकी बेबी लोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। एक ऐसा शासक जिसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और इसी के अंत के साथ जो है वहां पे मौर्य युग का प्रारंभ होता है। विजित भारतीय प्रदेशों के शासन का भार जो है सिकंदर ने फिलिप को सौंपा। सिकंदर भारत में 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व तक रहा। उसने अधिकांश विजित राज्यों को जो है उनके शासकों को लौटा दिया। सिकंदर जो है मतलब कि आप समझो एक क्रूर राजा हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही दयालु था और बड़ा ही प्रभावी, बड़ा ही शक्तिशाली शासक रहा। होता क्या है कि जब वह यहाँ पे रहता है 19 महीने, तो उसने कई ऐसे कार्य किए जो आज भी लोग उसको याद करते हैं। उसकी महानता का वर्णन जो है एक उदाहरण के तौर पे
देते हैं। फिर अगर जो बात करें तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने अपने अधिकार में जितने भी हिस्सों को लिया उसको जो है 3 भागों में बांट दिया, उसे 3 गवर्नरों के अधीन कर दिया। सिकंदर ने कई जो है नगरों की स्थापना की। जब सिकंदर यहाँ से वापस जा रहा था तो कई नगरों की स्थापना करते हुए जा रहा था, और जो भी उसने शासन यहाँ पे जीते या जो भी विजित प्रदेश थे तो उनको उनके शासकों को लौटा दिया, बट उनकी देख रेख के लिए जो है गवर्नरों का भी जो है यहाँ पे उसने निर्माण कर दिया था। फिर अगर जो बात करें तो सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उसके हम लोगों को यहाँ पे जो है परिणाम क्या क्या हुए। सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था कि भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों से सीधे संपर्क का स्थान जो है बन गया और विभिन्न थल और समुद्री मार्गों का द्वार खुल गया। जब यहाँ पे भारत पे वह आक्रमण करता है तो अन्य कई रास्तों को जो है खोजता हुआ आता है, वह कई रास्तों को जो है देखता हुआ आता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है भारत और यूनान और मध्य के जो क्षेत्र थे उनके लिए जो है यहाँ पे सीधा संपर्क मिल जाता है थल और समुद्री मार्गों के द्वारा। फिर अगर इस बात करें तो सिकंदर के इतिहासकारों ने मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़े हैं। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्ष थे उनमें में जो है पहली बार एकता के लक्षण दिखे, फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। अब अगर तो यहाँ पे डिस्कस करें तो जो सिकंदर के जो इतिहासकार में जो अगर जो बात करें तो उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो भी जो है पूर्व में या पश्चिम में जो छोटे मोटे भारतीय राज्य थे उनको जो है आपस में संघर्ष रहता था, बट उन्होंने जो है पहली बार एकता के लक्षण दिखाए, उन्होंने एकता कर ली, सारे राज्य एक ही साथ जो है अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। सिकंदर के आक्रमण के बाद ही जो है भारत में जो है साम्राज्यवादी प्रक्रिया का विकास हुआ, जिसका तात्कालिक उदाहरण जो है मौर्य साम्राज्य में था। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने जो है छत्र प्रणाली यानी कि छत्र प्रणाली प्रशासन की और सिक्के के निर्माण की कला सीखी। साथ ही भारतीयों ने यूनानियों की ज्योतिष विद्या और कला का भी सम्मान किया। यानी कि आप समझो कि जैसा कि मैंने आपको बताया भाई कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ देके और कुछ ना कुछ लेके जाता है, तो यहाँ पे उसने भी यही चीज की कि यूनान से जो है उसने ज्योतिष विद्या सीख ली, कला का निर्माण करना सीख लिया, सिक्कों का निर्माण करना सीख लिया, छत्र प्रणाली सीख ली। तो इन सारी बातों का जो है बहुत लोगों के वहां प्रभाव पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में इंडो बैक्ट्रियन और इंडो पार्थियन राज्य स्थापित किए गए, जिसने जो है भारतीय वास्तुकला, सिक्कों और खगोल विज्ञान को प्रभावित किया। तो इन सारी बातों का जो है आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो मौर्य युग के जो है पूर्व विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए। भाई यहाँ पे जो है विदेशी आक्रमण हम लोगों को मुख्यतः 2 हम लोगों को मिलते हैं। 518 ईसा पूर्व में जो है ईरानी आक्रमण और 326 ईसा पूर्व में मगदूनिया आक्रमण, या हम लोग इसको बोल सकते हैं सिकंदर का आक्रमण। जब यहाँ पे 2 आक्रमण हुए तो इंडो यूनानी जो है व्यापार हम लोगों का यहाँ पे वाणिज्य को बढ़ावा मिल गया, और यहाँ पे ईरानी लेखकों ने हम लोगों को एक भाषा दे दी जिसको बोला गया खरोष्टी लिपि। फिर अगर जो बात करें तो ईरानी एवं यूनानी आक्रमण के जो हम लोगों को यहाँ पे जो है 318 ईसा पूर्व में जो है ईरानी आक्रमण हुआ, और ईरानी जो है ईरानी फारसी आक्रमण के नाम से भी इसको जो है हम लोग जानते हैं। अगर जो फिर बात करें तो यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर भारत जो है धीरे धीरे छोटे गणराज्यों और रियासतों का भी विलय जो है मगध साम्राज्य के साथ कर लिया गया था। प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई यहाँ पे जो है उन लोगों ने सबसे पहले फूट डाल दी कि भाई आप ऐसा करो, इन सारी चीज़ों से भी इन लोगों का जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर ईरानी फारसी आक्रमण के टाइम पे जो है यहाँ पे जब यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे लूट लिया गया, उनका लाभ उठा लिया गया, तो इसके जो प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं वो हेरोडोटस इतिहास का पिता वहाँ से हम लोगों को मिलते हैं। और इसका जो है भारत पर सबसे पहला जो आक्रमणी शासक हुआ जिसने आक्रमण किया तो दारभू प्रथम या दारा प्रथम इसको बोला जाता है, 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम में इसने यहाँ पे आक्रमण किया था। फिर अगर बात करें तो ईरान के आक्रमण के प्रभाव हम लोगों को क्या क्या मिले कि भाई 200 सालों तक यहाँ पे ईरान और भारत का संबंध विस्थापित रहा। ईरानी लेखक भारत में लिपि का एक दे गए जिसको हम लोगों ने खरोष्टी लिपि बोला, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर आक्रमण सिकंदर का हुआ। सिकंदर जो है 20 साल में ही जो है यहाँ पे अपने पिता की गद्दी को संभालता हुआ मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया था, क्योंकि उसका जो एक विचार था वह था विचार और सपना था विश्व विजेता बनने का, आखिरकार उसने वह पूरा भी किया। 326 ईसा पूर्व में जो भारत पर आक्रमण करने से पहले उसने कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली थी। और यहाँ पे होता है क्या कि भाई आम्भी तक्षशिला का जो शासक था उसने आत्मसमर्पण कर दिया, बट जो पोरस था उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। पोरस को जो है वहां पे जीता उसने, और पोरस को भी हराया, आम्भी को भी जीता। तो लेकिन होता क्या है भाई पोरस को यहाँ पे छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने वहां पे एक बात बोल दी थी कि जैसा एक राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए।
फिर अगर जो इन सही चीज़ों को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 323 ईसा पूर्व में जो है बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई। और फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे जो है 19 महीने तक टोटल रहा, 326 से 325 ईसा पूर्व तक, और उसने अधिकांश विजित राज्यों को जो है अपने उनके शासकों को ही वापस लौटा दिया। सिकंदर आक्रमण के परिणामों को हम लोगों ने बारे में डिस्कस कर लिया कि भाई भारत और यूनान का यहाँ पे एक राज्य के बीच में जो है संपर्क विस्थापित हो गया, और यहाँ पे जो है इन्होंने थल और समुद्री मार्गों के द्वार खोल लिए, और यहाँ पे जो है इन्होंने छत्र प्रणाली सीख ली, सिक्के का निर्माण करना सीख लिया, कला सीख ली, यूनानियों से जो है ज्योतिष विद्या सीख ली, कला का भी सम्मान यहाँ पे इन लोगों ने सीख लिया। तो इन सारी बातों का हम लोगों का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह एक शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि इसके बारे में हम लोग जो है आगे जो भी पढ़ेंगे तो आपको इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह आपको एकदम क्लियर कट में समझ में आएगा। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्टडी आईएएस को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए धन्यवाद। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप हम लोगों के और अन्य वीडियोस को देख सकते हैं।